हाय, मेरा नाम है कार्ला। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, डरावनी और चौंका देने वाली है, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची और हकीकत में हो चुकी है। खैर, ये हादसा मेरे साथ तब हुआ जब मैं 24 साल की थी, और ये वही साल था जब लोगों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तवज्जो देनी शुरू की। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मेरे कोई ज्यादा दोस्त थे। तब मेरी ऑनलाइन मुलाकात ऐना से हुई। हम कभी कभार वीडियो कॉल पर बात करते थे। वो बहुत ही लविंग और केयरिंग थी। मेरी तरह उसके भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। मुझे ऐना ने बताया कि उसने घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू किया, क्योंकि ऐना के पेरेंट्स उस पर काफी सख्ती करते थे। एक दिन वीडियो कॉल के दौरान उसने अपनी कहानी बताई जब वो 17 साल की थी, और वो अभी भी इस हादसे को भूलने की कोशिश कर रही है। मेरी मॉम जैना एक राइटर हैं। तब वो एक किताब पढ़ रही थी जो सच्चे वाक्यों पर लिखी गई थी। मेरी मॉम ने वो सारी कहानी मुझे सुनाई। उस लड़की की उम्र 17 साल थी और वो अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस में रहती थी। अभी तक ऐना को वहां कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आई थी। वो पूरी तरह फार्म हाउस में रहने लगे, क्योंकि ऐना के माँ बाप शहर में घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्हें वो घर काफी कम कीमत में मिला था। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐना के पेरेंट्स उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो ज्यादातर टाइम अपने खुद के कामों में गुजारते और अपने कमरे में ही रहते थे। आम लफ्जों में वो एक दूसरे से खुश नहीं थे। ऐना के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ झगड़ा करते और मारपीट करते थे। उस घर में शिफ्ट होने के करीब 2 दिन बाद ऐना को लगा कि कोई उसके आसपास है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए वो अपना काम करने लगी। इसके थोड़ी देर बाद उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। दूसरे फ्लोर से किसी के चलने की लगातार आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा कि वो उसका डैड होगा, लेकिन तब वो ऑफिस में थे, तो फिर ऊपर कौन है? तब उसकी नजर साथ वाले खाली कमरे की तरफ गई। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था और वो चीज बहुत ही बुरी तरह हंस रही थी। वो चीज ऐना की तरफ ही घूर रही थी। ऐना ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो चीज लगातार गंदी मुस्कुराहट के साथ ऐना की तरफ देख रही थी और वो ऐना का नाम पुकार रही थी। ऐना। मैं वो नाम सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरी ऑनलाइन दोस्त का नाम भी ऐना ही था। मॉम, क्या आपके पास कोई ऐना की फोटो है? क्यों कार्ला, क्या बात है? दरअसल मेरी दोस्त का नाम भी ऐना ही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये वो लड़की नहीं है। पर क्यों मॉम? मुझे कहानी पूरी करने दो। वो भूत उस रात ऐना की बॉडी के अंदर चला गया, जिस वजह से अगले दिन ऐना की लाश घर में मिली और उसके पेरेंट्स भी दोनों मरी हुई हालत में थे। वो दोनों दीवार में छुरियों से टंगे हुए थे। कमरे में हर तरफ खून ही खून था। वो नजारा बहुत ही डरा देने वाला था। उस दिन के बाद ऐना लापता हो गई और वो कभी भी किसी को नजर नहीं आई। मैं फिर से हैरान हो गई और मॉम से ऐना की फोटो के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने उसकी फोटो दिखाई, जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मॉम, ये ऐना है जिससे मैं ऑनलाइन बात करती हूँ। कार्ला, आराम से, शायद ये कोई फेक आईडी होगी। नहीं मॉम, मैंने उसे वीडियो कॉल पर देखा था। ये बिल्कुल वही लड़की है, ऐना। परेशान होने की जरूरत नहीं कार्ला, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इस सब के बाद मुझे अपने घर में पैरानॉर्मल चीजें होते हुए दिखाई देने लगी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और तब रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी पोजीशन बदली, ऐना मेरे साथ बेड पर लेटी हुई थी। मैं चिल्लाते हुए जमीन पर नीचे गिरी। मैं अभी भी जमीन पर गिरी पड़ी थी और मुझे ऐना के पैर नजर आ रहे थे। वो झुकी और मेरी तरफ देखने लगी। वो बहुत ही अजीब तरह से आवाजें निकाल रही थी और तभी उसका चेहरा हरे रंग में बदल गया। मैं उठी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। मैं बार बार दरवाजा खटखटाती जा रही थी। तब उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता जा रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब दोबारा मेरी आंख खुली तब वहां कोई भी नहीं था। मैं मॉम के कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं नजर आई।
जब मैं घर से बाहर आई तब सामने वाली सड़क पर लाइट जगमगा रही थी और मेरी मॉम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मैं भागते हुए उनके पास गई। मॉम, क्या आप ठीक हैं? उठिए प्लीज। तभी अचानक कहीं से धुआं आने लगा और अब पूरी जगह ठंडी होती जा रही थी। फिर से मुझे ऐना धुएं में खड़ी नजर आने लगी। अब मुझे ऐना की आवाज आने लगी, कार्ला, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तब ऐना हंसने लगी। उसके बाद उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और घर के अंदर घसीटते हुए ले जाने लगी। तब मॉम उठी और मेरी तरफ आने लगी। उसे छोड़ दो ऐना, तुम उसे मार नहीं सकती, वो तुम्हारी दोस्त है। ऐना किसी की भी नहीं सुन रही थी। मेरी मॉम हमारे पीछे भागती हुई आ रही थी। ऐना मुझे मेरे कमरे में ले आई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी मॉम लगातार दरवाजा खटखटा रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। नहीं ऐना प्लीज, ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। ऐना हंसने लगी। मॉम लगातार कुर्सी की मदद से दरवाजा खटखटा रही थी। तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती, तुमने अपने पेरेंट्स को मार डाला और अब मुझे मारना चाहती हो। कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, तुम एक चुड़ैल हो। मेरी बातों का ऐना पर असर हुआ और वो फिर से नॉर्मल लड़की बन गई और अब वो पहले वाली ऐना थी। कार्ला, मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रही हो। मैं भी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करना चाहती थी। इस वजह से मैंने शैतान को अपने अंदर बुलाया और मैं ये साबित करूंगी मैं बुरी नहीं हूं। मैं जा रही हूं और तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। उसके बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। हाय, मेरा नाम मायरा है। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये बस एक कहानी नहीं है, ये हादसा मुझे हमेशा डरा देता है जब भी मैं सोचती हूँ। इस हादसे को हुए 17 साल हो चुके हैं। ये अक्टूबर का महीना था जब मेरी शादी जस्टिन से हुई। हम बहुत ज्यादा खुशी से रहते थे, लेकिन हमारी जिंदगी के वो आने वाले चंद दिन सबसे बुरे थे, जो आज भी मुझे डरा देते हैं। मेरी दादी गांव में रहती थी क्योंकि उन्हें शहर का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से वो गांव में एक मेड के साथ रहती थी जिसका नाम नीना था। और तब नीना बेसमेंट में रहती थी। मुझे मेरी दादी से बहुत लगाव था। हमने 1 महीने बाद मेरी दादी से मिलने का फैसला किया। मैं और मेरा हस्बैंड गांव जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वहां जाने से 1 रात पहले मुझे बहुत ही भयानक सपना आया। मायरा, मायरा, मेरे पास आओ मायरा। उनका चेहरा बहुत ही अलग और खौफनाक लग रहा था। मैं अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक ही जगह पर जम चुकी थी। मैंने बुरा सपना देखा। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, डरो नहीं, वो बस एक बुरा ख्वाब था। अगले दिन हमने अपना सफर शुरू किया। गांव में दादी के घर जाने के लिए हमने टैक्सी ली। करीब आधा रास्ता चलने के बाद वो टैक्सी बंद हो गई। मुझे पता नहीं क्यों तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। थोड़ी देर पहले वो टैक्सी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उसे क्या हुआ किसी को भी पता नहीं था। जस्टिन और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी का इंजन चेक करने के लिए नीचे उतरे। मैं अपना फोन चला रही थी, तभी मुझे किसी की आवाज आने लगी और जब मैंने गाड़ी से बाहर देखा, एक काला साया दरख्त के साथ खड़ा मेरी तरफ ही देख रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार हिलता जा रहा था। मैं चिल्लाई। तब मेरा हस्बैंड मेरे पास आया। मायरा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुझे इस बारे में ज्यादा ना सोचने का कहा और हम फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद हम दादी के घर पहुंचे। मुझे लगा शायद दादी हमें वेलकम करने के लिए बाहर आएंगी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आई। जब हम अंदर गए, मेरी दादी अपनी फेवरेट रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी दादी तब भी इसी कुर्सी पर बैठती थी। मायरा, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। यहाँ आओ और मुझे जोर से गले लगाओ। मैं रोने लगी और फौरन दादी को गले से लगा लिया। जस्टिन हम दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश था। थके होने की वजह से हम जल्दी सो गए। अगली सुबह नीना सफाई करते हुए अचानक रुकी और बेसमेंट के दरवाजे की तरफ लगातार घूरने लगी। शायद वो आहिस्ता आवाज में कुछ बोल रही थी।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। नीना, क्या तुम ठीक हो? तुम किससे बात कर रही थी? यहाँ एक बिल्ली है जो मुझे हमेशा परेशान करती है, मेरा दिल करता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। ऐसा मत कहो, हमें किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा जवाब सुनने के बाद उसने अजीब तरह का बर्ताव किया और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे भूतों और चुड़ैलों में बिल्कुल भी यकीन नहीं, इस वजह से मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं गई। मुझे लगा कि ये उसका कोई जाती मसला होगा जिस वजह से वो ये हरकतें कर रही है। मैंने बहुत बार नीना से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार ऊपर देखकर आहिस्ता आवाज में बोलती रही। अगले दिन मैंने नीना के बारे में दादी से बात करने का सोचा। दादी, क्या नीना के घर में सब ठीक है? वो खामोश रहीं और जब भी मैं नीना के बारे में बात करती थी दादी परेशान और डर जाती थी और ना ही कोई जवाब देती थी। एक रात जस्टिन बाथरूम में नहा रहा था, तब उसे लगा कि कोई उसे छुपके से देख रहा है और ना ही उसके सामने वाली परछाई हिल रही थी। जस्टिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। तभी थोड़ी देर बाद जस्टिन एक ही जगह पर जम गया, जैसे कोई चीज उसे कंट्रोल कर रही थी। वो खुद ही अपना गला दबाने लगा। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। कौन है? तुम क्या चाहते हो? मायरा, मदद करो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। उस वक्त सभी नीचे वाले पोर्शन में थे। लगातार कोशिश करने के बाद जस्टिन बाथरूम से बाहर निकला। वो भागते हुए मेरे पास आया और मुझे वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि दादी के घर में यकीनन कोई भूत या चुड़ैल है। हमने फिर से इस बात को इग्नोर किया, ये सोचकर कि शायद ये बुरे सपने की वजह से हो रहा है। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठी और जस्टिन और दादी के लिए खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि नीना वहां नहीं थी। जब मैं किचन में खड़ी थी मुझे लगा दादी मेरे पीछे ही मौजूद हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुस्कुराई और उन्हें गले लगाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी इमेजिनेशन होगी, क्योंकि दादी इतनी जल्दी भला कैसे छुप सकती हैं। उसी रात मैं अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। मेरे सामने ड्रेसिंग टेबल और शीशा था। मैंने अपनी पोजीशन बदलने के लिए आंखें खोली, तब मैंने देखा कि एक लड़की शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही थी। वो रुकी और मेरे पास आई। वो मेरी दादी की मेड नीना थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और आंखें खुली हुई थी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर जस्टिन की आंख खुली, लेकिन तब वो वहां से जा चुकी थी। मैंने अभी नीना को देखा, वो वहां बैठी थी। ओह माय गॉड, वो मर चुकी है। तुम क्या कह रही हो? शायद वो कोई बुरा सपना होगा। नहीं, मुझे दादी से बात करनी है। मैं भागकर दादी के कमरे की तरफ गई, लेकिन वो वहां नहीं थी। हम दोनों ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। तभी मेरे दिमाग में बेसमेंट का ख्याल आया। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला और वहां जो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नीना मरी हुई हालत में जमीन पर पड़ी थी और उसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। और वहीं साथ ही मुझे दादी का लॉकेट नजर आया जो खून से भरा हुआ था। हमने डरते हुए बेसमेंट की तलाशी लेनी शुरू की और हमें नीना के लॉकर में दादी के बहुत सारे पैसे और जेवर मिले। तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। नीना एक चोर और लालची औरत थी। जस्टिन ने पुलिस को फोन किया और तभी किसी चीज ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मायरा, मदद करो, मायरा! मैं डर की वजह से चिल्लाई। छोड़ो उसे, कौन हो तुम? उसे जाने दो। थोड़ी देर के बाद उस चीज ने जस्टिन को जमीन पर गिरा दिया। हम दोनों भागते हुए बेसमेंट के ऊपर गए, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा आगे से बंद था। कुछ देर के बाद हमें किसी चीज की आवाज आने लगी, जैसे कोई पुरानी क्लोजेट को अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था। और जब वो अलमारी खुली, मेरी दादी उसके अंदर मरी हुई पड़ी थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। एक हफ्ते बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नीना ने ही दादी का कत्ल किया था, उनका गला दबाकर, और उन्हें मारने के बाद वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिरी और वहीं मर गई। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नीना और दादी 7 दिन पहले ही मर चुके थे। मैं और जस्टिन उस घर से वापस आ गए और उसके बाद कभी भी दादी के घर वापस नहीं गए।